हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताएंगे। स्ट्रक्चरलिज्म के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होता है और इस वीडियो के अंत में स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बीच में एक बहुत बड़ी फ़र्क है, एक डिफरेंस है। वो क्या है वो भी बताएंगे। इसलिए स्किप किए बिना पूरे वीडियो को देखिएगा प्लीज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू। तो हम शुरू करें स्ट्रक्चरलिज्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर के साथ। वो है थिंग्स कैनॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। उसका मतलब है किसी भी चीज़ को अकेले में हम देख नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ और हर टेक्स्ट और हर वर्क सभी एक बहुत बड़ी श्रेणी का एक हिस्सा है। एवरी टेक्स्ट और थिंग इज अ पार्ट ऑफ a larger structure. We cannot see or evaluate things in isolation. If we want to analyze a novel or poem, we have to consider the larger structure of novel or poem in which this novel is a part of. उसका मतलब ये है कि किसी भी नॉवल को या पद्य को, कविता को हम सिर्फ एक नॉवल या कविता मानकर इवैल्यूएट नहीं कर सकते। हमें ये सोचना चाहिए कि ये कविता और भी बहुत बड़े कविताओं के एक पार्ट है, या फिर नॉवल, ये किसी भी नॉवल को हमें ये सोचकर पढ़ना चाहिए कि एक एक इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज स्ट्रक्चर ऑफ novels. There is a larger structure which encompasses the smaller structure. इसी इसी फीचर को सशुर करता है कि थिंग्स कैनॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन। हर किसी चीज़ के लिए वो एक वो एक लार्जर स्ट्रक्चर का एक पार्ट है। ओके। नेक्स्ट feature of language is it's a systematic nature of language. इसका मतलब है कि सशु कहता है कि किसी चीज का दो पार्ट है, वो है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। ये जो सिग्निफायर और सिग्निफाइड मिलके एक साइन को बनाते हैं। इसका मतलब है हम जब भी एक चीज के वर्ड बताते हैं तो हमारे मन में उसका एक इमेज आता है। उस इमेज को, उस मेंडल कॉन्सेप्ट को कहता है सिग्निफाइड। माने कि जब हम एक पेन के बारे में बताते हैं तो हमारे मन में पेन का एक चित्र आता है, तो उस चित्र को हम कहते हैं सिग्निफाइड। और वही पेन को अगर हम लिखते हैं तो उसे कहते हैं सिग्निफायर। ये लिखने वाले रिटर्न लैंग्वेज और जो मेंटल कॉन्सेप्ट, वो जो चित्र हमारे मन में आते हैं, ये दोनों मिलकर बनता है साइन। ओके। When we hear the word or signifier, it will take our mind to the concept of signified. Signified will change according to culture and tradition. यहाँ पे डरडा ये कहता है कि हमारा लैंग्वेज है वो एक आर्बिट्री नेचर का है। उसका मतलब ये है कि हर कोई वर्ड और जो सिग्निफायर है वो वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। उसका मतलब है कि
There is no relation between the words and its meaning. A word gets its meaning through cultural and linguistic convention. यहाँ पे सशूर ये कह रहा है कि जो वर्ड का मीनिंग है और जो वर्ड है, लिखने वाली जो वर्ड है और उसका मीनिंग है, उस दोनों में कोई रिलेशन नहीं होते. A word gets its meaning through cultural and linguistic conventions. एक एक शब्द को उसका अर्थ तभी मिलता है जब उसे कन्वेंशंस, वो जो कल्चरल और लिंग्विस्टिक कन्वेंशंस उन पे आते हैं, उसी समय पे एक वर्ड को उसका मीनिंग मिलता है. हम फॉर एग्जाम्पल जब भी कभी हम एक ब्राइड के बारे में, एक वधू के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में इंडियन ब्राइड का रूप ही आता है. वो लाल रंग वाली दुपट्टा पहनकर बैठती है, हमें ऐसा ही एक रूप आता है. हमें क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हम इंडियंस है, इसलिए हमें ऐसा ही सोच आते हैं. तो ये इसी को सशूर कहता है द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कल्चरली कंस्ट्रक्टेड. कल्चरली कंस्ट्रक्टेड मीन्स वो हम हर किसी वर्ड का मीनिंग इज रिलेटेड टू आवर कल्चर से संबंधित है. हमें इंडियन कल्चर है, इसीलिए हमारे मन में एक इंडियन ब्राइड का रूप आता है. लेकिन अगर किसी अमेरिकन या किसी अंग्रेजी से बात करेंगे तो उनके मन में एक फॉरेन अमेरिकन ब्राइड का ही रूप आता है. इसीलिए कहता है कि हर किसी वर्ड का मीनिंग कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है. तो इस और लिंग्विस्टिक कन्वेंशंस भी है. इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, लैंग्वेज के इसी कॉन्सेप्ट को सशूर आर्बिटरनेस कहता है. तो इस आर्बिटरनेस को एक स्वभाव है कि इट्स बेस्ड ऑन डिफरेंसेस. सशूर कहता है कि when we talk about something, we experience some differences in the words, and out of this difference we understand the meaning. जब कभी हम किसी चीज के बारे में बताते हैं तो हमारे मन में उसके बारे में डिफरेंसेस आता है. उसका मतलब है कि जब भी हम हैट के बारे में या फिर वो डॉग के बारे में सोचते हैं या बताते हैं तो वो डॉग है क्योंकि वो कैट नहीं है. वो डॉग है क्योंकि वो एलिफेंट नहीं है. सो दिस डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स गिव्स द मीनिंग. तो सशूर के according to Sashur, this difference is only giving meaning to every words or every language. This difference comes to our mind through long use of these words. इसी वर्ड्स को बहुत समय तक हम अगर यूज करेंगे तो ये हमारे याद में रहेंगे. लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को, ये दिस डिफरेंस कॉन्सेप्ट को ही डेरिडा एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज कहता है. यही तो है स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की एक बहुत बड़ी डिफरेंस इसी मोड पे आते हैं. क्योंकि सशूरियन कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन लैंग्वेज. जैसे कि मैंने कहा था कैट है क्योंकि वो हैट या बैट नहीं है. लेकिन Derrida calls this concept as absence of language. इसी कॉन्सेप्ट को डेरिडा कहते हैं absence of language. क्योंकि
जब हम एक कुत्ते के बारे में या डॉग के बारे में बताते हैं तो वो डॉग है, क्योंकि वो कैट या एलिफेंट नहीं है. We call the word dog because it is not cat or elephant. So there is an absence of that there is an absence of another thing. इसी कॉन्सेप्ट को डरडा कहते हैं absence of language. And Derrida says that language operates through this absence.